हेलो एवरीवन, फ्रेंड्स, वेलकमिंग यू ऑल इन माय पेज लर्न होम्योपैथी विद डॉक्टर ज्योति तिवारी। आज का हमारा टॉपिक है वेट। बढ़ते हुए वजन को किस तरह से कम करते हैं और क्या रीज़न होता है वजन वेट के बढ़ने का, और होम्योपैथी का क्या अप्रोच है टुवर्ड्स वेट गेन। ओके फ्रेंड्स, देखिए, वजन का बढ़ना जो है ये 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक हमारी लाइफस्टाइल होती है। हमारी लाइफस्टाइल क्या है, डाइट क्या है, और हार्मोनल डिसऑर्डर्स। राइट, ये 3 चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के साथ, हमारी फिजिक के साथ रन करती हैं। राइट, अगर हमारी लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, लाइफस्टाइल जो है हमारी प्रॉपर नहीं है, डिसिप्लिन में नहीं है, हम योगा एक्सरसाइजेज नहीं करते और सारे टाइम सिटिंग हैबिट्स ज़्यादा हैं, या वर्क हमारा सेडेंट्री वाला ज़्यादा है, बैठे बैठे, तो वहाँ पर वेट गेन होने के चांसेस होते हैं। हमारा जो डाइट है अगर वो प्रॉपर नहीं है, बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वाटर एंड फाइबर फूड, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आगे बात करेंगे। अगर इस तरह से नहीं है, हम 3 मील्स को प्रॉपर फॉलो नहीं करते, टाइम पे फूड नहीं लेते, तो ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है। या फ्राइड फूड, हैवी फूड लेने की हैबिट्स होती है कुछ लोगों की ज़्यादा, तो वहाँ पर फिर डाइट एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है वेट गेन होने का। एंड थर्ड वन इज़ हार्मोनल डिसऑर्डर्स। राइट, अगर बॉडी में किसी भी तरह का हार्मोनल डिसऑर्डर होता है तो वहाँ पर वेट गेन होने के भी कई सारे चांसेस होते हैं। राइट, एक बहुत बड़ा कॉजेटिंग फैक्टर बनता है फॉर वेट पुट ऑन करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर पीसीओडी है किसी पेशेंट को तो वहाँ पर हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, उस वजह से वेट गेन होता है। यंग गर्ल्स में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, पीसीओडी के कारण बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रही हैं लड़कियाँ यंग एज में। एंड अगर मीनोपॉजल स्टेज में देखिए, वहाँ पर भी हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है। और अगर किसी पेशेंट को थायराइड हो गया या और भी ऐसे अदर हार्मोन हैं जो इस तरह से ट्रिगर करते हैं वेट पुट ऑन करने में। राइट, तो इन चीज़ों का मेंटेन करना, इनको बैलेंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर पर्सनैलिटी, टू मेंटेन योर वेट। राइट, अब होम्योपैथी का क्या अप्रोच है और होम्योपैथी किस तरह से हेल्प करती है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले मैं कुछ आपको टिप देना चाहूँगी अपने आप को, अपने वेट को मेंटेन करने का। फ्रेंड्स देखिए, हमें एक प्रॉपर लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए। एंड ये जो लाइफस्टाइल है इसमें कुछ 8-10 टिप हैं जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा वेट इतना गेन नहीं हो पाता है। राइट, हम वेट एकदम से जो पुट ऑन करते हैं वो नहीं होता, चाहे वो मेल हो, फीमेल्स हो, या यंग टीनेज गर्ल्स या बॉयज़ हों, है ना। देखिए, होता क्या है कि हमें एक डिसिप्लिन लाइफ को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हमारा जो स्लीपिंग हैबिट है, स्टार्ट में स्लीपिंग से इसलिए कर रही हूँ कि हमारी जो स्लीप होगी अगर सही टाइम पे, तो हमारा उठना सही टाइम पे होगा। हमारा जो ज़िंदगी और लाइफ की जो शुरुआत होती है वो सुबह से होती है ना। सुबह जब हम सोकर उठते हैं, तो उसके पहले रात में जब हमारी स्लीप राइट टाइम पे होगी, अगर हम राइट टाइम पे बेड पे जा रहे होते हैं, 10 साढ़े 10 बजे अगर हमारी स्लीप हो जाती है, बेड पे हम चले जाते हैं, तो हम सुबह टाइम पे उठते हैं। राइट, 6 साढ़े 6 बजे भी अगर आप उठते हो और उठने के बाद आप एक्सरसाइजेज, योगा एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स डेली करते हैं, तो आपका जो हार्मोनल बैलेंस है, आपकी जो डाइट है उसका एब्जॉर्प्शन, आपके फूड का एब्जॉर्प्शन, एंड आपकी जो लाइफस्टाइल है वो एक एक्टिव लाइफस्टाइल हो जाती है। राइट, ये तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद एक्सरसाइज करने में। तो आप एक आपका जो बॉडी का और हमारे बॉडी का जो फंक्शन होता है वो रेगुलेट होता है। ठीक है, और फिर हाइड्रेशन मेंटेन करने की बात आती है। अगर आप 10 से 12 ग्लासेस पानी डेली ले रहे हो, हाइड्रेशन मेंटेन कर रहे हो बॉडी में, तो हमारी बॉडी से बहुत सारे टॉक्सिक एलिमेंट हैं जो निकलते हैं यूरिन के थ्रू। राइट, तो अगर आप रिच अमाउंट में जिसको बोलते हैं हाइड्रेशन मेंटेन कर रहे हो, 10 से 12 ग्लासेस पानी ले रहे हो, तो आपको वेट गेन होने के चांसेस कम होते हैं। इसके बाद बात करते हैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। हम ये जो 3 मील्स लेते हैं उनका अपना एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। राइट, अगर हम प्रॉपर टाइम पे ये तीनों मील्स फॉलो करते हैं तो हमारी हेल्थ और हमारी जो वेट है वो दोनों ही कंट्रोल में रहते हैं। तो ब्रेकफास्ट जो होता है हमारा 8:30 से 9:30 के बीच में हो जाना चाहिए। हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए। कुछ लोगों ने एक बना रखा है कि हमें हैवी ब्रेकफास्ट लेना है। इट इज़ नॉट गुड। आप ब्रेकफास्ट हेल्दी लें, फ्रिक्वेंट मील्स लेना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि डायबिटीज़ होने पर ही हमें फ्रिक्वेंट मील्स लेने, छोटे जो टुकड़ों में बताया जाता है ना कि 1-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाइए। ऐसा नहीं है, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन होने पे या कोई भी डिसीज़ होने पे आपको लेना है।
आपको नॉर्मल भी अपनी लाइफ को अच्छे से मेंटेन करना है। तो जो ब्रेकफास्ट है वो हेल्दी होना चाहिए, है ना, एक फ्रूट हो साथ में, और बाकी आप जो भी ओट्स ले रहे हैं या चपाती कर्ड ले रहे हैं या कोई फ्रूट ऐड कर रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, इस तरह की चीज़ें लीजिए अर्ली मॉर्निंग में। एंड उसके आप 2 घंटे बाद फिर से कोई भी सॉफ्ट मील ले सकते हैं, छोटा सा कुछ भी ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, या ड्राई फ्रूट्स कुछ 8, 10, 15 नट्स मिला करके 1-2 घंटे बाद ले सकते हैं। अगर आपको भूख लगती है और नहीं भी लगती तो इस तरह के स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स लेना चाहिए। लंच का भी हमारा एक टाइम होना चाहिए, 12:30 से 1:30-2 के बीच में हमारा लंच होना चाहिए। लंच में भी सैलेड की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए एंड बैलेंस डाइट होना चाहिए, दाल चावल रोटी सब्जी, जिन्हें हम इंडियन फूड हमारा जिसको एक ट्रेडिशनल थाली बोलते हैं, वो होना चाहिए। और उसके बाद सिमिलरली फिर से एक फ्रिक्वेंट मील्स फॉलो करना चाहिए आपको 2 से 3 बजे के बीच। इसके बीच में पानी की पर्याप्त मात्रा लेना चाहिए, राइट। एंड शाम को जब स्नैक लेते हैं हम, टी लेने की हमारी इंडियन ट्रेडिशन में है तो लेमन टी इज़ बेस्ट, बट अगर मिल्क टी ही लेते हैं, हैबिट बनी हुई है, तो उसके साथ कुछ मुरमुरे हो गया, कुछ सॉफ्ट एंड हेल्दी फूड लेना चाहिए। आप बना के भेल जैसा बना के ले सकते हो या स्प्राउट्स ले सकते हो, है ना। इस तरह की चीज़ें हमें लेना एक हैबिट बनाना चाहिए एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ। एंड सिमिलरली फिर जब रात में हम डिनर लेते हैं तो डिनर हमारा हमेशा लाइट होना चाहिए। डिनर के लिए स्पेशली बोल रही हूँ, डिनर लाइट होना चाहिए, और डिनर लेने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद हमारी स्लीप होनी चाहिए। मतलब डिनर हमें 7:30 से 8 के बीच ले लेना है एंड देन 10 बजे हमें बेड पे चले जाना है। तो ये हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, राइट। अगर हम इस तरह की चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होने से रुकता है, कंट्रोल होता है, हमारे हार्मोन्स कंट्रोल होते हैं, हमारा जो फूड का एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर होता है। यस, एक चीज़ और इंक्लूड करती हूँ, आजकल लाइफस्टाइल बहुत हौच पौच है, बहुत बिजी लाइफस्टाइल है, इस पर फूड का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हर पेशेंट को होती है। रीज़न है आप जो फूड खाते हो वो जल्दी में, हरी में खाते हो। फूड को प्रॉपरली चबा के खाना चाहिए, पानी को आराम से पीना चाहिए। एकदम जो फटाफट करते हैं ना, इससे इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी भी बहुत होती है, कॉन्स्टिपेशन भी होता है, राइट। तो मैं अपने सारे पेशेंट्स को हमेशा यही एडवाइस देती हूँ कि इधर आपको कॉन्स्टिपेशन है या नहीं, आप इस तरह से फूड लेने की हैबिट डालें। सो दीज आर द थिंग्स टू मेंटेन योर हेल्थ एंड योर वेट, ठीक। अब इस रेगुलेशन के साथ साथ होम्योपैथी हमें किस तरह से हेल्प करती है उसके बारे में बात करते हैं। कुछ मेडिसिन की बात करूंगी, सारी मेडिसिन तो नहीं कर पाऊंगी, बट 2 से 3 या 4 मेडिसिन के बारे में डिस्कस करते हैं, किस तरह से होम्योपैथी मेडिसिन हमें हेल्प करती है और किस तरह हम सिलेक्शन करते हैं। फ्रेंड्स, हम होम्योपैथ्स मेडिसिन का सिलेक्शन हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे करते हैं, इंडिविजुअलाइजेशन पे करते हैं, राइट। हमारे पास कोई भी ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। बहुत सारी क्वेरीज हैं जिनके कमेंट्स आए थे, स्पेशली मैं उनके लिए बोल रही हूँ। देखिए, वेट गेन के लिए होम्योपैथी में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिससे मैं बता पाऊँ कि आप ये मेडिसिन लें और आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा, right? We need to take complete case and to find out constitutional remedy on the basis of individualization. ये हमारा प्रोसेस होता है, राइट। उसके बाद हम मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। तो अब ऐसी हमारे पास बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फिट बैठती हैं, बट फिर भी यहाँ पर मैं कुछ मेडिसिन को नरेट करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं पल्सेटिला लूँगी। फ्रेंड्स, देखिए, अगर पल्सेटिला की पेशेंट है आपके पास या मेल पेशेंट है तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप वहाँ पे पल्सेटिला। मैं इसलिए ये मेडिसिन कर रही हूँ क्योंकि ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज मेडिसिन है और इसका बहुत ज़्यादा मिस यूज़ एक्चुअली होता है ना। तो मैं ये मेडिसिन इसलिए बता रही हूँ कि ये सिम्टम्स अगर मिलते हैं तो हम उस मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे। पल्सेटिला की जो लेडी होगी, अगर उसे वेट गेन हुआ है या मेल है उसे वेट गेन हुआ है, तो दे आर थर्सलेस, वो थर्सलेस होते हैं, राइट। इरिटेबल नेचर होगा, माइल्ड एंड इल्डी होंगे बट ईजिली इरिटेट हो जाते हैं। कॉन्सोलेशन, एम्बुलेशन, अगर उनके साथ कोई भी बात हो गई और आप उन्हें समझाने बैठ गए, प्यार देने बैठ गए, तो दे फील बेटर, इवन उन्हें लगेगा कि मेरी तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, राइट। और पल्सेटिला का पेशेंट कभी भी आप कोई भी बात करने जाएगा, किसी की बात सुनेगा तो वीप्स ईजिली, जल्दी से उसे रोना आ जाता है, राइट। पल्सेटिला का जो डिस्चार्जेस होते हैं वो येलो ग्रीन डिस्चार्जेस होते हैं, राइट। एंड शी इज़ ऑलवेज थर्स्टलेस एंड डिज़ायर फॉर ओपन एयर, खुली हवा में ऐसे पेशेंट्स को बहुत अच्छा लगता है। इस तरह की ग्रांड टोटलिटी अगर हमें मिलती है, और भी कई सारे सिम्टम्स हैं पल्सेटिला के अगर हम रेपर्टराइजेशन करते हैं, बट इन शॉर्ट इस तरह के अगर सिम्टम हमें मिलते हैं तो वहाँ पर हम पल्सेटिला का सिलेक्शन करते हैं। फ्रेंड्स, थूजा इज़ ऑल्सो अ वंडरफुल रेमेडी। थूजा का कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखें तो पेशेंट बहुत बल्की होता है, एलिफेंट जैसा दिखता है, गणेशा लुक जो होता है वो लुक होता है थूजा के पेशेंट का। इतना बड़ा ब्लॉटेड एब्डोमेन होता है उसका, फेयर होता है, बहुत सॉफ्ट पेशेंट होता है ना।
बहुत डेलिकेट टाइप का पेशेंट होता है, लाइक टच करने से ही उसकी सारी जो आपने टच किया और ऐसा लगेगा कि टूट जाएगा, इतना वीक पेशेंट होता है, इतना सॉफ्ट पेशेंट होता है। और उसमें एक बहुत पिक्यूलैरिटी होती है फ्रेंड्स, उसे हमेशा ड्रीम्स आते हैं फॉलिंग की, कि मैं ऊपर से हाइट से नीचे की तरफ गिर रहा हूँ, राइट। ऑनियन की डिज़ायर होती है। इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमें मिलता है, उसके जो लेग्स होते हैं क्रॉस वाइज फीलिंग आती है, जैसे वुड के बने या ग्लास के बने, इस तरह का सेंसेशन अगर आता है तो वहाँ पर हम थूजा का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, राइट। इसके बाद बात करते हैं कैलकेरिया कार्ब की। ये भी बहुत ज़्यादा मिसयूज रेमेडी है। बार बार हर हेल्दी पेशेंट को जिसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, 80-100 होता है, वहाँ पे कैलकेरिया कार्ब बिना देखे प्रिस्क्राइब की जाती है, बट इट इज़ नॉट गुड। कैलकेरिया कार्ब का कॉन्स्टिट्यूशन एंड उसके सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंट हैं, उनके कलेक्शन के बाद ही हम इस रेमेडी का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। पेशेंट फेयर फ्लैबी होता है, राइट, बट उसके साथ अगर आप देखोगे कॉन्स्टिपेशन हमेशा से जुड़ा हुआ होता है। पेशेंट बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड होता है एंड ही फील्स बेटर वाइल कॉन्स्टिपेटेड। अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है तो उसे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। प्रोफ्यूज पर्स्पिरेशन का जो प्रॉब्लम है उसको चाइल्डहुड से ही होता है, बचपन से ही इतना ज़्यादा पर्स्पिरेशन होता है कि ये जो हेड है, अगर पिलो जहाँ पे लेटता है वो प्लेस ही पूरा गीला रहेगा, राइट। और उसका जब आप हिस्ट्री लेते हैं, जैसे हम चाइल्डहुड हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, मैटरनल हिस्ट्री, सारी हिस्ट्रीज पेशेंट की कलेक्ट करते हैं, जब उसकी चाइल्डहुड हिस्ट्री लेते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि पेशेंट को चौक की डिज़ायर बहुत ज़्यादा थी, क्ले की डिज़ायर, रॉ चीज़ों की डिज़ायर बहुत ज़्यादा थी, है ना, इस तरह की चीज़ें। या आज भी उस पेशेंट का जो अट्रैक्शन है उन फूड की तरफ जो रॉ हैं इस तरह ज़्यादा है ना। या आपको हिस्ट्री मिलेगी मैं प्रेगनेंसी में चौक बहुत लेती थी। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं पेशेंट को। कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट को एग की बहुत एक्सट्रीम क्रेविंग होती है, राइट, इतनी क्रेविंग की फिर उसे एग के अलावा कुछ नहीं चाहिए, इस तरह की क्रेविंग होती है। तो ये मैं सिम्टम्स फ्यू सिम्टम्स आपको बता रही हूँ, सिम्टम्स बहुत सारे हैं, बट इस तरह के अगर पिक्यूलियर सिम्टम्स हमें मिलते हैं तब हम कैलकेरिया कार्ब का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। नहीं, या इसकी जगह ऐसा नहीं है कि मोटापा दिखा और हमने कैलकेरिया कार्ब का प्रिस्क्रिप्शन कर दिया। सो दीज आर फ्यू रेमेडीज़। मैंने CPA का भी प्रिस्क्रिप्शन किया है वेट पुट ऑन करने में और बहुत अच्छा सिलेक्शन मिला है, आपने देखा ही है, मैंने अभी वीडियो में CPA आपको बताई है कि इनडिफरेंस बहुत मार्क होता है वहाँ पे, बहुत ही माइल्ड, बहुत जेंटल लेडी होती है, बट इनडिफरेंस की वजह से वो इतना ज़्यादा इसमें चली जाती है कि बहुत वेट गेन होता है उसको, ठीक है। और जब ये हिस्ट्री मिलती है हमें, हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, उसका स्लीप में जो ड्रीमी स्लीप रहता है, इस तरह की जब हिस्ट्री मिलती है वहाँ का CPA का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं वहाँ पर। तो इस तरह की रेमेडीज़ हैं फ्रेंड्स जहाँ होम्योपैथी आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है, बट वी नीड अ कंप्लीट केस, है ना। और वहाँ पे फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, एक सिंगल रेमेडी सिमिलिमम निकालते हैं एंड होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हैवी वेट गेन एंड होम्योपैथिक अप्रोच। एक बात और है यहाँ पे, PCOD का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अभी यंग गर्ल्स में मिल रहा है। PCOD की भी कोई सिंगल रेमेडी नहीं होती है, इसलिए PCOD का अगर ट्रीटमेंट आप लेना चाह रहे हो तो वहाँ पर भी हमें केस चाहिए, राइट। हम कंप्लीट केस लेंगे एंड देन वी विल प्रिस्क्राइब होम्योपैथिक रेमेडी। सो इस तरह की मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेना है कि ये मेडिसिन PCOD के लिए तो उठा के ले लिया, तो वहाँ पे पार्शियल क्योर मिलेगा या तो क्योर होगा ही नहीं, आपका टाइम और मनी दोनों वेस्ट होगा। सो आप होम्योपैथी अगर फॉलो कर रहे हैं, होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए डॉक्टर को कंप्लीट केस देना पड़ेगा एंड देन वी विल प्रिस्क्राइब अ करेक्ट होम्योपैथिक रेमेडी। Friends, thank you so much for all your lovely comments and your appreciation. I am very much wondering and very much excited about your comment in this video. Thank you so much.